सपने को पाने के लिए समझदार नहीं पागल बनना पड़ता है। जय हिंद दोस्तों। चलिए आज ले चलते हैं आपको भारत की मिट्टी तथा भारत की मिट्टी के प्रकार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग देखेंगे मिट्टी की संरचना, ह्यूमस क्या होता है, मिट्टी के प्रकार देखेंगे एवं यहाँ हम देखेंगे अम्लीय मिट्टी, मृदा अपरदन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण प्रक्रिया। ये हम आज के टॉपिक में देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले हम बात करते हैं मृदा की। जमीन पर दानेदार कणों वाली पतली परत मृदा कहलाती है। क्या कहलाती है? मृदा कहलाती है। आपको यहाँ पे देख सकती है, फिगर में आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका निर्माण अनेक प्रकार के खनिजों, पौधों, गैसों, पानी और जीव जंतुओं के अवशेषों से हुआ है। इसका निर्माण कैसे हुआ है? पौधों, खनिजों, गैस, पानी और जीव जंतुओं के अवशेषों से इसका निर्माण हुआ है। यानी आपसे कोई पूछे मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है, तो खनिजों, पौधों, गैस, पानी और जीव जंतुओं के अवशेषों से इसका निर्माण हुआ है। मृदा में अलग अलग प्रकार के कण पाए जाते हैं। मृदा में अलग अलग प्रकार के कण पाए जाते हैं, जो कण इस प्रकार हैं। देखेंगे आप लोग, मृत्तिका या कलई बोलते हैं इसे। ठीक है, मिट्टी चिकने कण जो होते हैं, सिल्ट यानी गाद, सैंड यानी बालू, ग्रेवल यानी बजरी, इन चीज़ों से मिलके बनी होती है आपकी मिट्टी। आप फिगर में देख सकते हैं, कलई, सैंड्स, गाद एंड बजरी। ठीक है, बजरी मीन्स छोटे छोटे जो गिट्टियाँ होती हैं, छोटे छोटे एकदम कण होते हैं, वो बजरी कहलाती है। और बालू तो आप देखे ही हैं, रेत। ठीक, मृत्तिका यानी जो अवशेष होते हैं उनसे, और गाद जो है वही चीज़ है आपका। कणों के आकार से इनका क्रम क्या होता है? सबसे पहले जो आपका छोटा कण होता है, कणों में सबसे छोटा कण, जितना छोटा कण होगा उतना पानी सोखने की क्षमता अधिक होती है। यहाँ आप देख सकते हैं, सबसे अधिक जल सोखने की क्षमता किसमें होती है? कलई में होती है। किसमें होती है? मृत्तिका या कलई में होती है। क्ले बोलते हैं, कलई कह रहे हैं, कलई बोलते हैं एक देशी भाषा में, क्ले बोलते हैं उसे। ठीक है, चलिए, तो सबसे छोटा कण जो हो वो मृत्तिका हो गया, सिल्ट यानी गाद आपका हो गया, सैंड यानी बालू हो गया, यानी उससे बड़ा आपका ग्रेवल यानी बजरी हो गया। यानी सबसे बड़ा बजरी होता है, सबसे छोटा क्ले यानी मृत्तिका होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ह्यूमस, अब दोस्तों देखते हैं ह्यूमस क्या होता है। गाढ़े भूरे या काले रंग के कार्बनिक पदार्थ को क्या कहते हैं? ह्यूमस कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक मटेरियल बोलते हैं। कार्बनिक पदार्थ यानी ऑर्गेनिक मटेरियल बोलते हैं। गाढ़े भूरे या काले रंग का कार्बनिक पदार्थ जो होता है उसे क्या कहते हैं? ह्यूमस कहते हैं। अब ह्यूमस क्या होता है? पेड़ पौधों, पत्तों और सूक्ष्म जीवों के अपघटन से जो कार्बनिक पदार्थ निर्मित होता है उसे ही ह्यूमस कहा जाता है। ठीक है ना, आप देखे होंगे कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनके पत्ते, सूक्ष्म जीवों से अपघटन से जो कार्बनिक पदार्थ बनते हैं उसे क्या कहते हैं? ह्यूमस कहा जाता है। तो मेनली आपको इसको याद रखना है, किससे ह्यूमस किसे कहते हैं? तो इन्हीं के अपघटन से निर्मित जो कार्बनिक पदार्थ होता है उसी को ह्यूमस कहते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये भारतीय मृदा में कम मात्रा में पाई जाती है। देखिए, ह्यूमस जो होती है ना, भारतीय मिट्टियों में इसकी जो मात्रा होती है बहुत कम होती है। अलग अलग मृदाओं में ह्यूमस की मात्रा अलग अलग होती है। ह्यूमस मिट्टी में नमी बनाए रखने का कार्य करती है। ठीक है, ह्यूमस क्या करता है? मिट्टी में नमी बनाए रखने का कार्य करता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने मिट्टी को रंग संरचना के आधार पर 8 भागों में बांटा है। किसने बांटा है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने इसे 8 भागों में विभाजित किया है। तो आप देखेंगे मिट्टी के प्रकार में जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, शुष्क मिट्टी, लवड़ी मिट्टी, पिटमय मिट्टी, वनीय मिट्टी। तो इस प्रकार कुल 8 भागों में आपकी ये मिट्टी विभाजित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सबसे पहले हम बात करते हैं जलोढ़ मिट्टी की। जलोढ़ मिट्टी में देखिए क्या क्या मात्राएं होती हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बालू जो होता है 40%, मृत्तिका जो होती है 40% और गाद जो होता है 20% के मिश्रण से बनता है आपका जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ को अन्य नाम से दोमट के नाम से भी जानते हैं। जलोढ़ को किस नाम से जानते हैं? दोमट के नाम से जानते हैं।
ठीक। और जलोढ़ का मिट्टी का अगर विस्तार की बात करें तो ये पंजाब से लेके असम तक के मैदानी भागों में जो है इसका मुख्यतः विस्तार है। ठीक, आगे बात करते हैं। यह भारत में सबसे उपजाऊ मिट्टी है। किस प्रकार की मिट्टी है? जो ये आपकी जलोढ़ मिट्टी है, भारत में जितनी मिट्टियां पाई जाती हैं उसमें सबसे उपजाऊ जलोढ़ या दोमट मिट्टी आपका है। ठीक, अब एक बात करते हैं, इसका नाम दोमट तो है, लेकिन दोमट इसे क्यों कहा गया? दोमट इसे इसलिए कहा गया क्योंकि ये मेनली जो है दो मिट्टियों से बनी है मुख्य रूप से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है ना, चिकनी और बलुई। ठीक है, बालू और चिकनी मिट्टी दो मुख्य मिट्टी हैं, इनके मिलने से आपकी दोमट मिट्टी बनी है। यानी मुख्य रूप से दो मिट्टियां हैं, जलोढ़ और सैंड्स और क्ले यानी मृत्तिका, इन दोनों से मिलके बनी है। मृत्तिका यानी चिकनी मिट्टी जो होती है उसे बोलते हैं बालू, दोनों के मिश्रण से बनती है आपकी जलोढ़ मिट्टी। ठीक, आगे बात करते हैं। जलोढ़ मिट्टी को अन्य मिट्टी की तुलना में कम उर्वरकों की आवश्यकता होती है। सही बात है, जलोढ़ मिट्टी जो होती है उसमें उपज अधिक मात्रा में हो पाता है। आगे, दोमट मिट्टी देश के कुल क्षेत्रफल के 40% भाग को ढके हुए है। देखिए एग्जैक्ट अगर बात करूँ तो 43.4% भाग पर यह मिट्टी पाई जाती है। कितने भाग पर? 43.4% भाग पर यह मिट्टी पाई जाती है। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर इसी मिट्टी का विस्तार है। ठीक, तो आप सभी लोग इसको ध्यानपूर्वक समझ लेंगे। आगे है, ये मिट्टी भारत के पंजाब से असम के विशाल मैदानों में फैली हुई है। आप नदी की बात करेंगे तो नर्मदा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा घाटियों में फैली ये मिट्टी है। और इसका मतलब मैदानी तटीय क्षेत्रों में, भारत के मैदानी भागों में इस मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार है। ठीक, आप लोग इसको देख लीजिएगा, नर्मदा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा नदी की घाटियों में यह मिट्टी फैली हुई है। इसका मतलब तटीय मैदानों और उत्तरी भारत के मैदानों में इसका विस्तार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप फिगर में जैसा देख सकते हैं, ये जो आपको जिस कलर से दर्शाया गया है ये सारा आपका जलोढ़ मिट्टी है। कौन सी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है, जो कलर अलग रंग से दर्शाया गया वही। ठीक, आगे बात करते हैं जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में। इस मिट्टी में पोटास, चूना, फास्फोरस, एसिड की प्रचुर मात्रा होती है, पर नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। किसकी कमी पाई जाती है? नाइट्रोजन और ह्यूमस। दोस्तों इसे याद रखिएगा, नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की जलोढ़ मिट्टी में कमी पाई जाती है। पोटास, चूना, फास्फोरस, एसिड की प्रचुर मात्रा इसमें पाई जाती है। ये मिट्टी धान चावल की खेती के लिए, धान की खेती के लिए सबसे अच्छी होती है। यह मिट्टी किसके लिए सबसे अच्छी होती है? धान की फसल के लिए सबसे अच्छी होती है। साथ ही इस मिट्टी में गेहूं, गन्ना, कपास, फल, सब्जियों की खेती भी की जाती है। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है, नई जलोढ़ मिट्टी तथा पुरानी जलोढ़ मिट्टी। नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। पुरानी को क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इस तरह से आप, नई को खादर, पुरानी को बांगर। इस प्रकार की मिट्टी नदी के निकट पाई जाती है। हर साल बाढ़ के कारण मिट्टी की नई परत जमाव होता है और बारीक गाद की अधिकता के कारण खादर की जल ग्रहण करने की क्षमता अधिक होती है। इस प्रकार की मिट्टी हमेशा उर्वरता बनी रहती है, जिसके कारण यह फसलों के लिए अधिक उपजाऊ होती है। मिट्टी नदी के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से दूर पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? बांगर टाइप की मिट्टी जो होती है वो जलोढ़ की प्रकार की ही मिट्टी है, बशर्ते ऐसे क्षेत्र में पाई जाती है जहाँ पे बाढ़ वगैरह नहीं आता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं काली मिट्टी की। काली मिट्टी को कई नामों से जानते हैं, तो आप देख सकते हैं रेगुर मिट्टी, कपासी मिट्टी, ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ और लावा मिट्टी। ये तो मुख्य नाम, और इसको जो है अलग अलग स्थानों पे अलग अलग इसके नाम है, तो वो भी जान लीजिए आप लोग। ये तो इसके नाम हो गए, रेगुर, कपास, ट्रॉपिकल ब्लैक और लावा मिट्टी। इसके अलावा केरल में इसे साली कहा जाता है। केरल में क्या कहा जाता है? साली कहा जाता है। और उत्तरी भारत में इसे केवाल कहा जाता है। क्या कहता है? उत्तरी भारत में इसे केवाल कहता है और दक्षिण भारत में इसे रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ठीक, इसका निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट से निकले लावे जब जम जाता है, मतलब चट्टानों में बदल जाते हैं, तो इन बेसाल्ट लावे के चट्टानों के अपक्षय मतलब टूट फूट से होता है। इसे लावा मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। मतलब जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो बाहर जो
ये मिट्टी मतलब ये बेसाल्ट चट्टानें जमती हैं तो उसके अपक्षयन, निक्षेपण, अपरदन से जो जिस क्षेत्र में फैलता है उस मिट्टी में काली मिट्टी का निर्माण होता है। देखिए बेसाल्ट लावे की चट्टानें, ठीक है, ये ज्वालामुखी विस्फोट हो रहा है, इससे आपका बेसाल्ट चट्टान बाहर निकल रही है, ये काली मिट्टी आपका टूट फूट के काली मिट्टी बन गई है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। काली मिट्टी, ये मिट्टी दक्कन ट्रैप के ऊपरी भाग में विशेष रूप से गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। विशेष रूप से गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। ध्यान रखिएगा काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार जो है वो कहाँ है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। काली मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है, महाराष्ट्र में पाई जाती है। दक्कन के पठार के अलावा मालवा पठार में भी काली मिट्टी का विस्तार है। तो आप देख सकते हैं ये मालवा पठार वाला क्षेत्र इधर है, तो इस पठार में जो है आपको देख सकते हैं काली मिट्टी पाई जाती है। तो ये पूरा भाग काली मिट्टी का है, ये पूरा भाग किस मिट्टी का है, काली मिट्टी का है। ठीक, काली मिट्टी का काला रंग टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण इसका काला रंग होता है। टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण, देखिए मैग्नेटाइट जो है लोहे का अयस्क होता है। क्या होता है, लोहे का अयस्क। टिटेनीफेरस के कारण ये मिट्टी कैसी होती है, काली। काली मिट्टी में कपास की खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है, इसलिए कपासी मिट्टी के नाम से भी इसे जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग याद रखेंगे। ये मिट्टी बहुत महीन कणों से मतलब मृत्तिका से बनी होती है, जिसके कारण इसमें पानी सोखने की क्षमता बहुत अधिक होती है और लंबे समय तक इसमें नमी बनी रहती है। इसलिए काली मिट्टी को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है, जिसके कारण यह स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कही जाती है। तो ये फैक्ट आप लोग याद रखेंगे। स्वतः किसको जुताई वाली मिट्टी कहते हैं, काली मिट्टी को, क्योंकि नमी अधिक समय तक धारण करने की क्षमता इसमें होती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन ह्यूमस की कमी पाई जाती है। किसकी कमी पाई जाती है, आपने जलोढ़ में भी देखा था, नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की कमी पाई जाती है और काली मिट्टी में भी इसकी कमी पाई जाती है। और इस प्रकार की मिट्टियां प्रायः प्रायद्वीपीय भारत में काली मिट्टी का सबसे अधिक विस्तार है। राज्य की बात करेगा महाराष्ट्र और क्षेत्र वाइज बात करेगा प्रायद्वीपीय भारत में इसका सर्वाधिक विस्तार है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्लीज़ आप लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ये वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो, जिससे आप बेहतर से बेहतर अपनी तैयारी को कर सकें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, कायांतरित चट्टान। अब जरा समझ लीजिए इसका चक्र क्या है वो समझते हैं। पहले ये निकलता है मैग्मा के रूप में, इससे बनती हैं आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान का जब निक्षेपण होता है टूट टूट के कई परतों में बनती है आपकी अवसादी शैल, और अवसादी शैलों से ये परिवर्तित किसमें हो जाती है, कायांतरित चट्टानों में। तो ये इसका क्रम है, सीरीज है। तो इस प्रकार से फिर आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाल मिट्टी को ही क्या कहता है, पीली मिट्टी भी कहा जाता है। इस मिट्टी का निर्माण कायांतरित शैलों के टूटने से हुआ है। लाल मिट्टी का जो निर्माण है, कायांतरित जो शैल हैं उसके टूटने से इसका निर्माण हुआ है। इस प्रकार की मिट्टी में लोहा सिलिका की मात्रा ज़्यादा होती है। किसकी ज़्यादा होती है मात्रा, लोहा एवं सिलिका की मात्रा लाल मिट्टी में सर्वाधिक होती है। लाल मिट्टी दक्कन के पठार के पूर्व और दक्षिण में पाई जाती है। दक्कन के पठार के देखिए आप देख सकते हैं पूर्व और दक्षिण भाग में पाई जाती है, दक्कन के पठार में यह मिट्टी। ठीक, अब क्षेत्र की बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, झारखंड, नागालैंड, इन क्षेत्रों में देखिए नागालैंड एकमात्र ऐसा आपका स्टेट है जो पूर्वी स्टेटों में यह मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी, पीली मिट्टी या लाल मिट्टी के नाम से जो जानी जाती है। और सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश में इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ठीक, आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश में ये वाला क्षेत्र और तमिलनाडु का ये क्षेत्र जो है इसमें यह मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है। किसके कारण होता है, फेरिक ऑक्साइड के कारण इसका रंग क्या होता है, लाल होता है। आगे बढ़ते हैं। जब ये मिट्टी जल को सोखती है मतलब जलयोजित अवस्था में यह पीली दिखाई पड़ती है। कैसी दिखाई पड़ती है, जब ये जल को अवशोषित कर लेती है तो ये कैसी दिखाई पड़ती है, पीली दिखाई पड़ती है। इसी कारण इसे पीली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन और ह्यूमस की मात्रा कम होती है। देखिए अभी तक जितनी मिट्टियां हमने देखे हैं उसमें सभी में नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की मात्रा की कमी है, क्योंकि भारत में पाई जाने वाली सभी प्रकार की मिट्टियों में लगभग ये चीज़ की कमी ही रहती है। ठीक है,
प्रायः बंजर भूमि के रूप में पाई जाती है। इस प्रकार की मिट्टी यह प्रायः बंजर के रूप में पाई जाने वाली मिट्टी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यह मिट्टी बजरी युक्त, बलुई और छिद्र युक्त होती है, इसलिए इसे बाजरे की खेती के लिए बहुत उपयुक्त होती है। किसके लिए उपयुक्त होती है? बाजरे की खेती के लिए लाल मिट्टी जो होती है सबसे उपयुक्त होती है। ये मिट्टी आलू और फलों के लिए भी उपयुक्त होती है। किसके लिए उपयुक्त होती है? आलू एवं फलों के लिए भी उपयुक्त होती है। आगे बढ़ते हैं। लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी यह मखरली मिट्टी भी, इसे जो है क्या कहा जाता है? मखरली मिट्टी भी कहा जाता है। लेटेराइट मिट्टी को क्या कहा जाता है? मखरली मिट्टी भी कहा जाता है। लेटेराइट मिट्टी उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। लेटेराइट मिट्टी कहाँ विकसित होती है? उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विस्तृत है, यानी विकसित होती है। ध्यान रखिएगा, निच्छालन के कारण इस मिट्टी का निर्माण हुआ है। किसके कारण? निच्छालन के कारण इस मिट्टी का निर्माण हुआ है, लीचिंग के कारण। निच्छालन मीन्स लीचिंग। ठीक है, आप याद रखिएगा इसको। आगे, ये मिट्टी गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी और सूख जाने पर ईंट जैसी कठोर होती है। लेटेराइट मिट्टी कैसी होती है? जब ये गीली होती है तो एकदम दही की तरह होती है, और सूख जाने पे ये कैसी होती है? ईंट जैसी कठोर हो जाती है। लेटेराइट मिट्टी में लोहे के ऑक्साइड और एल्युमिनियम की भरपूर मात्रा होती है। लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग जो होता है कैसा होता है? लाल रंग होता है। ठीक है, आपने देखा अभी तक काली हो, चाहे लेटेराइट हो, चाहे लाल हो, सभी में क्या पाया जा रहा है? आयरन पाया जा रहा है। ठीक, अब बात कर लेते हैं लेटेराइट जो है। देखिए, आप देखेंगे इस मिट्टी में चूना, नाइट्रोजन, ह्यूमस की कमी पाई जाती है। देखिए, आपको मैंने बताया नाइट्रोजन और ह्यूमस की लगभग सभी मिट्टियों में कमी पाई जाती है, तो इसमें भी कमी पाई जाती है। क्योंकि ज़्यादा वर्षा के कारण ह्यूमस जल में घुल के मिट्टी के साथ निचले परतों में चली जाती है। ठीक है, निचले परतों में ये सोख लेता है ह्यूमस को, इसलिए इस मिट्टी में जो होता है ह्यूमस की कमी पाई जाती है। ये मिट्टी मुख्यतः कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच पाई जाती है। किसके बीच पाई जाती है? देखिए, यहाँ मकर रेखा नहीं होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए तो विषुवत रेखा। ठीक है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मेघालय राज्यों में जो है ये इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। कौन सी? लेटेराइट मिट्टी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। लेटेराइट मिट्टी, यह मिट्टी प्रायः कम उर्वरता वाली होती है, फिर भी उर्वरकों का प्रयोग कर इसमें कपास, चाय, कॉफ़ी, काजू, गन्ने की खेती की जाती है। क्या की जाती है? चाय, कॉफ़ी, काजू, गन्ने की खेती इसमें की जाती है। यह मिट्टी चाय, इलायची और काजू के लिए बहुत उपयुक्त होती है। केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु की लाल लेटेराइट मिट्टी काजू की फसल के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। कौन सी मिट्टी? केरल की मिट्टी जो है लेटेराइट मिट्टी काजू की फसल के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है। देखिए, आप देख सकते हैं इस वाले एरिया में जो लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है उसकी बात कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। यानी काजू की खेती कहाँ होती है सबसे अधिक? तो आप उत्तर कर सकते हैं कहाँ पे? केरल। जब मिट्टी में नमक की मात्रा बढ़ जाती है तो किस मिट्टी का निर्माण होता है? लवड़ी मिट्टी का निर्माण होता है। आप लोगों ने देखा होगा खेत में जो रेह फूट जाते हैं, वाइट वाइट एकदम लेयर उभर आता है, तो वो ही क्या कहलाता है? ऐसी मिट्टी किस प्रकार की हो जाती है? लवड़ी मिट्टी हो जाती है। सामान्यतः इस प्रकार की मिट्टी तभी बनती है जब वहाँ पानी का लेवल बहुत ऊपर हो, अर्थात या तो वहाँ पे ढेर सारी नहरें या नदियाँ गुजरती हों जिसके मार्ग से पानी बहता हो उन खेतों से, जिसकी वजह से वहाँ पे लवण की मात्रा अधिक हो जाती है। ठीक है, तो आप स्पेशली याद रखिएगा नहरों के किनारों वाले खेत और जल स्तर उच्च होने पर ऐसी मिट्टी का निर्माण हो जाता है। ठीक है, लवड़ी मिट्टी को रेह, ऊसर, कल्लर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। रेह, ऊसर और कल्लर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, आगे, लवड़ी मिट्टी में सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम की मात्रा अधिक होती है। किसकी मात्रा अधिक होती है? लवड़ी मिट्टी में सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम की मात्रा अधिक होती है। भारत में सबसे ज़्यादा लवड़ी मिट्टी गुजरात में पाई जाती है। भारत में सबसे अधिक लवड़ी मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है? गुजरात में पाई जाती है। ठीक है,
तो आप लोग सारे प्रश्न को याद रखेंगे। शुष्क जलवायु से तात्पर्य उस क्षेत्र से है जहां साल भर में 250 mm से कम वर्षा होती है, उसे शुष्क जलवायु क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मिट्टी है आपका शुष्क मृदा यानी मरुस्थलीय मिट्टी की बात कर रहा है। इस मृदा का रंग लाल होता है। कैसा होता है? इस मृदा का रंग कैसा होता है? लाल होता है। ठीक, ये मिट्टी जो है देखने में बलुई और प्रकृति इसमें लवड़ी होती है। देखने में बलुई और प्रकृति में कैसी होती है? लवड़ी होती है। ठीक, इसमें नमक की मात्रा अधिक पाई जाती है। इस मिट्टी में क्या होता है? नमक की मात्रा अधिक पाई जाती है। ठीक है, और आप याद रखेंगे साथ ही ह्यूमस और नमी की कमी होती है। ह्यूमस और नमी की इस मिट्टी में जो होती है कमी होती है। इस प्रकार की मृदा पश्चिमी राजस्थान क्षेत्र में, राजस्थान का इस क्षेत्र में जो है ये मिट्टी पाई जाती है। ठीक, आगे बात करते हैं पर्वतीय मृदा की। हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में इस तरह की मृदा पाई जाती है। पर्वतीय मृदा जो पर्वतीय मिट्टी होती है, कंकड़ एवं पत्थर की मात्रा अधिक होती है। पर्वतीय मृदा में किसकी मात्रा अधिक होती है? कंकड़ एवं पत्थर की मात्रा अधिक होती है। पर्वतीय मिट्टी में भी पोटास, फास्फोरस एवं चूने की कमी होती है। फास्फोरस, पोटास, चूने की कमी होती है पर्वतीय मिट्टी में। पहाड़ी क्षेत्र में खास करके बागवानी कृषि जैसे चाय अधिक मात्रा में होती है। इस मिट्टी में सबसे अधिक क्या होती है? चाय और बागवानी कृषि सबसे अधिक होती है। ठीक है, आप लोग फिगर में देख सकते हैं, ये पूरी तरह से जैसे लग रहा है कि कोई बाग है या कोई ऐसा उद्यान है जिसमें ढेर सारे आपको बागवानी दिखाई दे रहे हैं। आगे बात करते हैं। पहाड़ी क्षेत्र में झूम की खेती भी होती है और झूम की खेती सबसे ज़्यादा नागालैंड में की जाती है। झूम की खेती सबसे अधिक कहाँ की जाती है? नागालैंड में की जाती है। झूम की खेती को क्या कहते हैं? बर्म फार्मिंग भी कहते हैं। यानी यहाँ क्या होता है? पेड़ों पौधों को काट के खेत के किनारे पर ले जाके उसे फूंक दिया जाता है, ना कि खेत में। दोस्तों याद रखिएगा, खेत में कभी भी पेड़ पौधों को फूंका नहीं जाता है, यानी जलाया नहीं जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए झूम की खेती क्या होती है। जब तक मिट्टी में उर्वरता विद्यमान रहती है उस भूमि पर खेती की जाती है। इसके पश्चात उस भूमि को छोड़ दिया जाता है, जिस पर कुछ सालों के बाद पुनः पेड़ पौधे उग जाते हैं तथा जंगली भूमि को साफ करके कृषि के लिए नए क्षेत्र बनाए जाते हैं। इसमें क्या होता है? जो कृषक होता है ना, जैसे कि ये 3 खेत हैं, जैसे मान लीजिए ये 3 खेत हैं, तो कृषक क्या करता है? पहले यहाँ के जो पेड़ पौधे होते हैं इनको काट देता है, काट के जला के यहाँ पे खेती करता है। फिर जब तक इसको उर्वरता बनी रहती है तब तक यहाँ खेती कर लेगा। फिर उसके बाद इसे हम ABC से समझें, ए पे तब तक खेती करेगा जब तक इसमें उत्पादन हो रहा हो। फिर उसके बाद जैसे ही देखेगा कि इसमें उत्पादन की कमी होने लगी है तो अगली जगह पे बी वाले नामक स्थान पे के सारे पेड़ पौधों को काट करके यहाँ पे इनको जला के साइड में और यहाँ पे खेती करना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक, इसके बाद जो है जब यहाँ पे भी वही स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, जब यहाँ भी उर्वरता कम हो जाती है तो 3rd नंबर इस पे आ जाते हैं खेती करने, पेड़ पौधों को काट के यहाँ पे खेती करते हैं। फिर तदुपरांत इस प्रक्रिया में कई वर्ष बीत जाते हैं और पुनः वो ए नामक स्थान पे आकर जब यहाँ पे उर्वरता घट जाती है सी वाले स्थान पे, तो फिर से ए वाले स्थान पे पुनः कृषि करना प्रारंभ कर देते हैं। तो ये चक्र चलता रहता है। आगे बढ़ते हैं। पिटमय मृदा या दलदली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। जैविक मिट्टी के नाम से कह लीजिए या दलदली मिट्टी भी कहा जाता है। ये मृदा भारी वर्षा, उच्च आर्द्रता क्षेत्र में पाई जाती है। मतलब दलदली मिट्टी जो होती है उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्र में पाई जाती है जहाँ पे अधिकतम वर्षा होती है। जैव पदार्थों की अधिकता के कारण मिट्टी में ह्यूमस और जैव तत्व पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होते हैं। देखिए दलदली मिट्टी है तो स्वाभाविक है कि उसमें ह्यूमस की कमी नहीं होगी, ह्यूमस की अधिक मात्रा होती है, क्योंकि ह्यूमस जो होता है पेड़ पौधों जीव जंतु के अपघटन से जो बनता है, जो तत्व उत्पन्न होता है उसे ही ह्यूमस कहते हैं। तो याद रखिएगा ये मिट्टी गाढ़े काले रंग की होती है, आप फिगर में देख सकते हैं। आगे बात करते हैं। पिटमय मृदा जो है उत्तराखंड के बाद आपका केरला, गुजरात एवं पश्चिम बंगाल
इन राज्यों में जो आपकी पिटमय मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं आगे देश में मिट्टी के विस्तार का क्रम। जलोढ़ मिट्टी जो है लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर पे है, वहीं लाल मिट्टी जो है 6.5 लाख वर्ग किलोमीटर पे है, काली मिट्टी 5 लाख वर्ग किलोमीटर पे है और लेटराइट मिट्टी 1.2 लाख वर्ग किलोमीटर पे फैली हुई है। भारत में सभी मिट्टियों में जैविक पदार्थ की कमी पाई जाती है। मैंने आपको पहले ही बताया जैविक पदार्थ में इसमें क्या पाई जाती है, कमी। काली मिट्टी में कुछ मात्रा में जैविक पदार्थ की उपस्थिति होती है, काली मिट्टी में ही कुछ जैविक मात्रा की उपस्थिति होती है। ठीक, अब फिगर में देख सकते हैं आप लोग, ये जो पिंक कलर से है आपको दर्शाया गया है कि ये जलोढ़ मिट्टी है, लाल मिट्टी इस कलर से दर्शाया गया है और काली मिट्टी ये ग्रीन कलर से लगभग दर्शाया गया है, लेटराइट मिट्टी ये नीचे रही, इसको दर्शाया गया है। ठीक, तो आप लोग इस प्रकार से इस फिगर के माध्यम से भी चीज़ों को देख के समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अम्लीय मिट्टी या और क्षारीय मिट्टी, अम्लीय और क्षारीय मिट्टी, पीएच मान बताता है कि मिश्रण कितना अम्लीय है या कितना क्षारीय है, ये आप सभी लोग जानते हैं। सामान्य भूमि का पीएच मान 6 से 7 होता है। कितना होता है, 6 से 7 होता है। सामान्य फसलें इसी पीएच वैल्यू में उगती हैं। किस पीएच वैल्यू में, 6 से 7 पीएच वैल्यू में जो होती हैं सामान्य फसलें उगाई जा सकती हैं। ठीक है, तो आप लोग इसे याद रखेंगे। अम्लीय मिट्टी की बात करें, जब ये मिट्टी का पीएच मान 7.2 पीएच वैल्यू हो तो उस प्रकार की मिट्टी को क्या कहते हैं, अम्लीय कहते हैं। जब 7.2 आगे बात कर लेते हैं हम, जब 7.2 वैल्यू हो तो उस मिट्टी को क्या कहते हैं, अम्लीय। अम्लीय मिट्टी अधिक वर्षा वाले स्थानों पर पाई जाती है। अम्लीय मिट्टी कहाँ पाई जाती है, अधिक वर्षा वाले स्थानों पर पाई जाती है। जबकि जो क्षारीय मिट्टी होती है इसकी पीएच वैल्यू जो होती है, पीएच वैल्यू अम्लीय होने पे क्या होता है, आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा, जो अम्लीय होती है उसका पीएच वैल्यू कम होता है। ठीक, और क्षारीय का वैल्यू ज़्यादा होता है। जैसे ब्लड जो होता है आपका 7.4 होता है तो वो क्षारीय होता है। दोस्तों यहाँ पे मिस्टेक हो गया, ये जो आपका अम्लीय है 7.2 से कम होता है, यानी 7 से कम होता है, सीधे समझिए आप, 7 से कम और 7 से ज़्यादा जो होता है वो क्या होता है, क्षारीय होता है। क्षारीय मिट्टी कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। अम्लीय आपकी अधिक वर्षा वालों में और क्षारीय आपकी कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। फसलों के लिए अधिक अम्लीय और अधिक क्षारीय मिट्टी ठीक नहीं होती है। ठीक, मतलब एक एवरेज में हो तो चलेगा, ठीक, अच्छी फसल उगाई जा सकती है, लेकिन अधिक क्षारीय हो या अधिक अम्लीय हो तो फसलों के लिए दिक्कत है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अम्लीय मिट्टी और क्षारीय मिट्टी, मिट्टी में अम्लीयता कम करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, चूने का प्रयोग करते हैं, और जबकि हम क्षारीयता कम करने के लिए जिप्सम का प्रयोग करते हैं। देखिए, अम्लीयता कम करने के लिए चूने का और क्षारीयता कम करने के लिए जिप्सम का प्रयोग करते हैं। अम्लीय मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त होती है। किसके लिए उपयुक्त होती है, चाय बागानों के लिए उपयुक्त होती है और प्रायः यह पर्वतीय ढलानों पर पाई जाती है। ठीक है, कहाँ पाई जाती है, प्रायः पर्वतीय ढलानों पर पाई जाती है। सबसे ज़्यादा क्षारीय मृदा वाला क्षेत्र जो आपका है वो है उत्तर प्रदेश। सबसे अधिक क्षारीय मृदा जो पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है, उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। आगे बात करते हैं मृदा अपरदन। क्या बात करते हैं, मृदा अपरदन। मृदा की प्रमुख समस्याओं में से एक मृदा अपरदन है। मृदा क्षेत्र में वनस्पतियां नहीं होने के कारण प्राकृतिक कारणों के चलते मृदा खंडित टूट टूट कर बह जाती हैं, तो वह मृदा अपरदन कहलाता है। ठीक है, मृदा अपरदन के कारण तीव्र मूसलाधार बारिश, वनों की कटाई, झूम कृषि, तीव्र वायु का चलना, अवैज्ञानिक कृषि, अत्यधिक सिंचाई और उर्वरक का उपाय, जिससे कि क्या होती है, उर्वरता उसकी खत्म हो जाती है और रेह की भांति फूट पड़ता है, जिसके कारण वो मिट्टी हवा के माध्यम से उड़ जाती है। खुदाई, सड़क निर्माण, बांध निर्माण, इन सब चीज़ों से मृदा अपरदन होता है। तो आप लोग याद रखेंगे मृदा अपरदन के जो कारण है वो कौन कौन से कारण हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मृदा अपरदन के प्रकार देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, मृदा अपरदन के प्रकार। आप देख सकते हैं आसफाल अपरदन, क्या बोलते हैं, स्प्लैश एरोजन बोलते हैं, या आसफाल अपरदन बोलते हैं। जब वर्षा की बूंद जब सीधे मिट्टी पर गिरती है
तब मिट्टी के कण मुख्य भूमि से अलग हो जाते हैं तो उसे कहते हैं आश्फाल अपर्दन कहा जाता है। आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं किस प्रकार ऐसा हो रहा है। ठीक, बारिश हो रही है और मिट्टी जो है कण वो मेन मिट्टी से अलग हो जा रहे हैं कण। परत अपर्दन, मृदा के ऊपरी परत के अपर्दन को परत अपर्दन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊपरी परत के अपर्दन को क्या कहते हैं? परत अपर्दन कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक, अपर्दन समतल भूमि पर मूसलाधार वर्षा के बाद होता है। इसमें मृदा का दिखना आसानी से दिखाई नहीं देता है, पर यह बहुत हानिकारक होता है क्योंकि मिट्टी की सूक्ष्म और अधिक उर्वरक परत हट जाती है। कहने का अर्थ है, आप लोग अपने घर पे देखा होगा कि जब बारिश होती है तो मिट्टी का लेयर बाय लेयर आपके ज़मीन के सबसे अगले वाले भाग में आके जमा हो जाता है। यानी जो पहले से जहाँ बारिश हुई है, मेन रूप से जहाँ बारिश का पानी बहा है शुरू में, वहाँ का जो मिट्टी है वो आगे बह के जमा हो जाता है। ठीक, तो ये क्या है? परत अपर्दन कहलाता है। ठीक, आगे है रील अपर्दन। मूसलाधार वर्षा के कारण मृदा की कमजोर परत का हटना और कठोर मृदा में नालियों का बनना रील अपर्दन कहलाता है। ठीक है, मूसलाधार जब वर्षा होगा तो उसका कारण मृदा की कमजोर परत जो होगी वो हट जाएगी। कठोर मृदा में नालियों का बनना रील अपर्दन कहलाता है। जैसे आप देख सकते हैं कि मान लीजिए ऐसी कोई मिट्टी है, मिट्टी पड़ी हुई है और तेज बारिश हुई, तो उसमें जहाँ मिट्टी जो होती है कमज़ोर होती है, वहाँ जो है अत्यधिक जैसे कि एक नाली टाइप का बन जाता है। जब पानी का बहाव होता है उसमें बारिश होने के बाद जो पानी बहता है उसमें देखेंगे आपकी नाली टाइप के कई ठो नाली टाइप को बन जाते हैं। ठीक, तो आप इस फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं। आगे है अवनालिका अपर्दन। जब सतही जल की मात्रा बढ़ जाती है, ढलानों पर जल का वेग बढ़ जाता है, जिसके कारण धाराएं चौड़ी होकर अवनालियों में बदल जाती हैं। ठीक, आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं अवनालियों में बदल जाती हैं और आगे चल के ये अवनालियाँ बड़े बड़े गड्ढों में परिवर्तित हो जाती हैं और 50 से 100 फीट तक गहरे हो जाते हैं। ठीक है, जहाँ पानी की अत्यधिक धारा बह रही है वहाँ ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अवनलिका अपर्दन। ठीक, ध्यान रखिएगा, चंबल घाटी क्षेत्र में खड्डों का निर्माण अवनलिका अपर्दन के कारण हुआ है। ठीक है, ऐसी भूमि कृषि योग्य नहीं होती है। ऐसी भूमि कृषि योग्य नहीं होती अवनलिका उत्पादन अपर्दन करने पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश के मुरैना जिलों में चंबल और अन्य नदियों की अवनलिका अपर्दन के कारण भूमि बंजर सी हो गई है। कैसी हो गई है? भूमि बंजर सी हो गई है अवनलिका अपर्दन के कारण। मुरैना जिलों में, मध्य प्रदेश के जिले में, मुरैना जिले में कौन सी नदी है? चंबल नदी। ठीक, याद रखिएगा। मृदा अपर्दन प्रतिक्रियाओं का क्रम जो है, सबसे क्रम जो है, पहले आस्फाल अपर्दन होता है, फिर उसके बाद परत अपर्दन होता है, फिर रील अपर्दन होता है, फिर अवनलिका अपर्दन होता है। तो ये क्रम आपको याद रखना है। ठीक है ना, आस्फाल, परत, रील, अवनालिका। ठीक है, अपरी याद रख सकते हैं, अपरीय। ठीक है, जिससे आपको क्रम याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। मृदा संरक्षण। भारत में मृदा अपर्दन को कुछ प्रमुख उपायों द्वारा कम किया जा सकता है। वृक्षारोपण करके, बाढ़ को नियंत्रित करके, पशुचारण को नियंत्रित करके, फसलों की अदला बदली करके, झूम कृषि को नियंत्रित करके। अब यहाँ आप लोगों को एक बात थोड़ा कम समझ में आ गया, फसलों की अदला बदली करके। इसका मतलब ये है कि जो फसल आप कंटिन्यू खेत में लगा रहे हैं, उस फसल के अलावा कोई अन्य फसल भी उस खेत में आप उगाएं। ठीक है, इसका मतलब ये है, मतलब बार बार विभिन्न प्रकार के, मतलब जो फसल हैं आपके, वो अदल बदल कर दूसरे खेत से तीसरे खेत में, तीसरे खेत से चौथे खेत में उसकी सिंचाई या बुआई आपको करनी चाहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दलहनी फसलें नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भरपूर मदद करती हैं। ठीक है, जैसे चना, मूंग, अरहर, सोयाबीन, मूंग, ठीक है, मटर और उड़द जो होती हैं, ये सब दलहनी ऐसी फसल हैं जो कि मिट्टी में नाइट्रोजन को भरपूर
करने में मदद करती हैं, मतलब नाइट्रोजन की मात्रा जो है बढ़ाने में मिट्टी में ये सहायक होती हैं। कौन सी फसलें? दलहनी फसलें, ठीक है, जिनमें मेन आपका चना, मूंग, अरहर, सोयाबीन, मटर और मूंगफली, उड़द, ये सब फसलें हैं। इन फसल से मिट्टी में उर्वरक क्षमता बनी रहती है। इन फसलों से क्या होती है? मिट्टी में उर्वरक क्षमता बनी रहती है। प्रकृति में कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जो वातावरण से सीधे नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं और इसका रूपांतरण उपयुक्त जैविक यौगिकों में करते हैं। इस प्रक्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं, ठीक है। तो इस बात को भी आप लोग याद रख लेंगे, नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसे कहते हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। देखिए, नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया जो होती है वो आप यहाँ पे फिगर के माध्यम से अच्छे से समझ सकते हैं। अब आगे बात करते हैं। नाइट्रोजन जो है वायुमंडल की मात्रा यहाँ दे रखा है, ठीक है। तो इसमें जो आपका वायुमंडल में पाया जाता है नाइट्रोजन आपका, ठीक, ऑक्सीजन दे रखा है, नाइट्रोजन दे रखा है, वाटर दे रखा है, कार्बन दे रखा है, ये सारी चीज़ें आपको दे रखी हैं, आप इस चीज़ को देख सकते हैं, ठीक। तो ये वीडियो यहीं पे एंड हुआ, ठीक है। हम बात करते हैं आगे आपसे, ठीक। देखिए, आप सभी लोग ध्यान देंगे। देखिए, ये जो वीडियो है आपको VVI यानी आपको अच्छे से इसको अध्ययन करना है। क्या करना है? इसको अच्छे से अध्ययन करना है ताकि इससे आपका एक क्वेश्चन आसानी से हो पाए, ठीक है। आपको एक बात और कहना चाहेंगे, आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्लीज़ चैनल को क्या करें? आप लोग सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। बदल जाओ वक्त के साथ, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ, बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में बस पढ़ना सीखो, बस पढ़ना सीखो, ठीक है। तो इसी के साथ अपनी वाणी पे हम विराम देंगे। जय हिंद दोस्तों।